हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे बच्चों के लिए जो कि सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर और शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएं। तो आज मैं अपने शॉर्ट नोट्स को यहाँ पे लेकर आया हूँ जो कि मैंने बनाए थे अपने टाइम पे 2022 में, और उसके बाद से अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मुलाज अभी तक इस शॉर्ट नोट्स में मेंशन्ड है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है। इन शॉर्ट नोट्स में मैंने फॉर्मुला तो लिखा ही था, कंसेप्ट तो लिखा ही था, साथ ही साथ एनसीईआरटी के पॉइंट्स जिसे नीट 23 में भी क्वेश्चन आया वो भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी इसमें पॉइंट्स ऐड किए। तो किस तरीके से आपको सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है, किस तरीके से फिर उसको बाद में रिवाइज करना है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ताकि आप सही टाइम रहते हुए शॉर्ट नोट्स को बना लो और उसको बाद में मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। शॉर्ट नोट्स का मेन गोल ये नहीं कि आपने सुंदर शॉर्ट नोट्स बना लिया और फिर उसको रख दिया, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के लिए बनाया जाता है और टॉपर्स उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा हमारा। ये बिल्कुल सच नहीं है। शॉर्ट नोट्स का मेन गोल होता है रिवीजन करना। अगर आप मेन नोट्स के थ्रू रिवाइज कर पा रहे हो तो एज ए शॉर्ट नोट उसको भी आप ट्रीट कर सकते हो, उसको भी एज ए शॉर्ट नोट की तरह आप यूज कर सकते हो। अब जिन बच्चों के पास टाइम की कमी है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो उन्हें क्या करना चाहिए वो मैंने वीडियो के एंड में डिस्कस किया है। क्या ट्रिक्स वो फॉलो कर सकते हैं ताकि वो अपने मेन नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर पाए, उसको बाद में यूज कर पाए। तो वो पार्ट पक्का देख लें। अभी हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट नोट प्रॉपर्ली कैसे बनाए जाते हैं, किन सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे क्या बनाते हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिजिकल के साथ साथ आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक के हैं लेकिन कंसेप्चुअल है, उनके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बनाया था। अब मैं बताता हूं कि मैंने बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रोसेस है वो ये नहीं कि आपने डिटेल लेक्चर देखा और फिर आपने अगले दिन बैठ के शॉर्ट नोट्स बना दिए, फिर जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो एकदम ही किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि जब मैं आपको अपना शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो जो प्रोसेस होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का वो ये होता है कि आप सबसे पहले डिटेल लेक्चर देखते हो, उसके बाद अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हो। ठीक है, प्रॉपर नोट्स में आपका कंप्लीट थ्योरी रहता है, सारे फॉर्मुला, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने लेक्चर में गलत किया या फिर मॉड्यूल सॉल्व करते समय गलत किया वो सारे वहाँ पे रहता है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, अपने मॉड्यूल्स को सॉल्व करते हो, डीपीपी सॉल्व करते हो, जो भी मिस्टेक्स होते हैं आप अपने थ्योरी कॉपी में ऐड कर लेते हो या फिर आप उसको वहीं पे मॉड्यूल में मार्क करके रखते हो। जब आप ये तीनों चीज कर लेते हो तभी जाके आप एक अच्छा शॉर्ट नोट बनाने के लिए रेडी हो पाते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आप टीचर के पीओवी से उस चीज को लिख रहे होते हो, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आप अपने पीओवी से लिख रहे होते हो कि यार ये ध्यान रखना तो ये गलती करता है। ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे टेलीग्राम पे मैंने नोट्स मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें पहले सबसे पहले समझो कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। आपको फॉर्मुलाज मेंशन करना है, जितने फॉर्मुलाज है सारे मेंशन करोगे, इंपॉर्टेंट से लेके लेस इंपॉर्टेंट, और एकदम ही कहीं कभी नहीं पूछे जाने वाले फॉर्मुलाज भी आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देता है। ठीक है, दूसरा आप सारे कंसेप्ट इंक्लूड करोगे। एनसीईआरटी की थ्योरी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप एनसीईआरटी की थ्योरी भी वहां पे इंक्लूड करते हो। और क्वेश्चंस क्या इंक्लूड करना है, तो क्वेश्चंस बहुत रेयरली इंक्लूड करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने बहुत बार सॉल्व करने के बाद भी गलत कर दिया, या आपने मॉड्यूल्स में आप टेस्ट में जा रहे हो आप बार बार गलत कर रहे हो, वैसे क्वेश्चंस को सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्टली इंक्लूड करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और कॉमन मिस्टेक्स को एट द एंड ऑफ द शॉर्ट नोट्स आपको इंक्लूड करना है। शॉर्ट नोट्स का जो मेन गोल होता है कि वो आपके माइंड को ट्रिक करता है कि यार बस एक पेज रिवाइज करना है, एक पेज रिवाइज करके तेरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बस दो पेज अगर तू रिवाइज कर लेता है ना तो तेरा ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे आप मेन नोट्स खोलते हो तो आपको दिख रहा है 50 पेज का मेरा एक चैप्टर है। कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस क्वेश्चन अगर हटा दोगे तो वो भी ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट जैसा ही है, लेकिन वो जो एक दिखता है कि यार इतने पेज रिवाइज करना है और यहाँ पे मेरे को 2 पेज रिवाइज करना है, वो आपको बहुत एक तो रिवीजन करने का आपका मन भी करता है और आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर पाते हो। ठीक है, इसलिए जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ एकदम छोटा छोटा आपको लिखना है, एक पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है जैसे मैंने किया है, और आपको ये फॉलो करना है 1 बॉक्स 1 टॉपिक रूल। ठीक है, एक बॉक्स में आपको एक टॉपिक खत्म करना है, फिर वहां पे बॉक्स खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। मैंने जैसा कि बोला था आपको फॉर्मुलाज इंक्लूड करने हैं, थ्योरी इंक्लूड करनी है, जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी एनसीईआरटी का थ्योरी है इंक्लूड करना है। फॉर्मुला जब आप लिख रहे हो तो वहां पे हर एक फॉर्मुला में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग आपको वहां पे मेंशन करना है, और किस केस में वो फॉर्मुला अप्लाई होता है, क्या उसका कोई एक्सेप्शन है, क्या ये फॉर्मुला किसी एजम्पशन के कारण आया है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है, और अपने मिस्टेक्स भी अपने लैंग्वेज में वहां पे लिखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है। जब मैंने अपना नोट्स बनाया था 2022 में, उसके एक साल बाद नीट 2023 में एक रैंडम एरर का क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे ये एग्जैक्ट लाइन मेंशन था कि वैसे एरर जो कि अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस के कारण होते हैं इन वोल्टेज एंड टेम्परेचर, उनको क्या कौन सा एरर बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, जीरो एरर, ऐसे करके वहां पे मेंशन था। तो ये रैंडम एरर होता है, ये चीज मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यहाँ पे लिख लिया था। तो इस तरीके से देखो काफी शॉर्ट में मैंने सारे टाइप के एरर्स के बारे में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज जो मेरे को कंफ्यूज करती थी, मेरे को लगा था ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो लीस्ट काउंट एरर है वो नॉर्मली तो रैंडम एरर का ही एक टाइप है, उसी को बिलोंग करता है, लेकिन अगर हम लोग लिमिटेड साइज में उसकी बात करेंगे तो वो सिस्टमैटिक और रैंडम एरर दोनों में ही इंक्लूड किया जा सकता है। ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। जीरो एरर मुझे नहीं पता था कौन से टाइप का एरर है, बाद में पता चला और मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाता था, तो मैंने यहाँ पे देखो उसको हाईलाइट कर लिया है। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, उसके बाद आप उसको एनोटेट भी करते हो। आपने लिख तो लिया बहुत कुछ, देखो मैंने यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड लिखा हुआ है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, मैंने यहाँ पे देखो रेडियंस की वैल्यू लिख तो मैंने सब लिखे, ताकि मेरे को एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस मिले कि कल को अगर मेरे को टेस्ट देने के बाद कोई चीज मैंने गलत किया और मेरे को एनालाइज करना है तो मैं आगे वापस इसी शॉर्ट नोट्स को देखूंगा, मेरे को वापस जाके लॉन्ग नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है। तो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देता है, सब कुछ यहाँ पे है। मेरे को मान लो कुछ लग रहा है मैं भूल गया हूँ तो मैं मेरे आंख के सामने है, मुझे बस चूज करना है कि मेरे को पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो अब एक एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था, वहाँ पे थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म का एक फॉर्मुला था, मैंने उसको मेंशन किया है।
बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने मेंशन किया है कि कल को क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पता हो कि ये किसके बारे में बात हो रही है और मेरे को वहाँ पे सोचने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स में थियरी इंक्लूड करना है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं फॉर्मुलाज को कैसे इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिट एंड डायमेंशन में एरर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको ये फॉर्मुला याद आता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है, ठीक है, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि यार आपको सिर्फ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, अब आपको पूरा रिलेटिव एरर तक सॉल्व करना है, तो बहुत कम कोई पता होगा कि यार अगर मेरे को सिर्फ A1 A2 A3 दिया हुआ है, मतलब सिर्फ मेजरमेंट्स दे दी हैं अलग अलग, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैंने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि 2020 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसमें सिर्फ मेजरमेंट्स दिए गए थे और शायद रिलेटिव एरर पूछा था। तो वहाँ पे ए मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो ट्रू वैल्यू होती है वो निकालने के लिए आपको मेजरमेंट्स का मीन लेना पड़ता है। जब आप ट्रू वैल्यू निकाल लेते हो तो हर एक मेजरमेंट को उस ट्रू वैल्यू से फिर माइनस करते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और फिर आपको हर एक वैल्यू का जो एरर है वो मिलता है। तो डेल्टा A1 मिला, डेल्टा A2 मिला, फिर उसके बाद आप जाके जब इसका मीन निकालते हो तब आपको मिलता है उस एरर का मीन, वो होता है डेल्टा ए मीन। तो ये चीज़ें मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था, और क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, मेरे को देखो अभी तक याद है। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इसको रिवाइज नहीं किया, मैंने बस टॉपिक देखा, मेरे को याद था भी, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रिवाइज किया, और इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया हुआ, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। ऐसे फिर नीचे मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो आप करते हो, एडिशन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, डिवीजन में क्या करना है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। अब एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, मेरे को वहाँ पे रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन मिला था पैरेलल के केस के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, और लगा कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया था, देखो, ठीक है। अब एक बार पढ़ के देखना, आपको मिलेगा वो एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने मेंशन कर ली थी यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको आना चाहिए। अब मैंने एक केस 1 करके यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आपको एरर सॉल्व करते समय बहुत बार 2-3 फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, मास वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी के लिए एरर पूछ लिया, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैंने सिंपल एक लाइन में समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, फिर वर्नियर कैलिपर का मैंने एक अलग से टॉपिक लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है। उसको मैंने लिख लिया कि उस लाइन को डिकोड करके इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है। उसके बाद मैंने आगे लिखा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की लीस्ट काउंट का फॉर्मुला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग कैसे निकालते हैं, आपको आजकल बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे कि रीडिंग निकालो, उसमें MSR प्लस VSR करते हैं, लेकिन MSR एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि कई बार MSR डायरेक्टली दिया नहीं होता है, उसको बोल देते हैं कि रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल इतना है, तो वही मेन स्केल रीडिंग होता है। अब ये चीज़ हो सकती है मैंने किसी मॉड्यूल से देखा हो, मैंने मेरे नोट्स में शायद सर ने लिखवा दिया हो, या फिर मैंने कहीं किसी क्वेश्चन में गलत किया हो, किसी टेस्ट के क्वेश्चन में, तब जाके मैंने इसको इंक्लूड किया हो। तो अलग अलग टाइम पे मैंने इंक्लूड किया, ये नहीं हो सकता कि पहले ही गो में मैंने एकदम परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बना लिया, मैंने इसमें चीज़ें ऐड की है बार बार, ठीक है। उसके बाद मैंने VSR का यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है कि लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये लाइन आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, तब आपको समझना है कि अच्छा इससे मेरे को लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है, तब मेरे को VSR मिलेगा। उसके बाद करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं, अगर 0 एरर दिया हुआ है तो 0 एरर को माइनस करते हैं, पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो एडिशन हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब देखो, लीस्ट काउंट के लिए पिच का मैंने मेंशन किया हुआ है, पिच में अलग अलग टाइप से उसको लिखा होता है क्वेश्चन में। कई बार लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉड ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, वो पिच होता है। कई बार लिख देते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वो पिच होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशन करना पड़ जाता है, कई बार कहते हैं कि 6 बार रोटेट करने पे वो 1 मीटर आगे गया, ठीक, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप उसको 1 मीटर को 6 से डिवाइड करोगे, तब जो आएगा वो आपका पिच होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने लिख दिया, ये आपके क्वेश्चंस में हर एक पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है वो एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर लीस्ट काउंट का यहाँ पे फॉर्मुला है किसके केस के लिए, स्क्रू गॉज या फिर स्फेरोमीटर के केस के लिए, तो मैंने ये भी मेंशन किया है, कहीं पे मेरे को मिला होगा या तो क्वेश्चन मिला होगा, शायद एक PYQ भी है। तो इस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में फॉर्मुलाज को ऐड किया, जहाँ पे हर एक फॉर्मुला का क्या मतलब है, MSR क्या है, VSR क्या है, वो लिखा हुआ है, और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जैसे कि ये सारे कंसेप्ट ही हुए, ठीक है, पिच को ये बोला जाता है, ये सारे कंसेप्ट है, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब देखो, एंड में मैंने इस चैप्टर के कुछ मिस्टेक्स लिखे थे, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कोई भी कभी मेरे को यूज करना पड़ता था ना, तो मैं हमेशा F = G m1 m2 by r² वाले फॉर्मुला को यूज करके निकालता था, उसमें टाइम लगता था। मैंने देखा यार ऑलमोस्ट हर दूसरा क्वेश्चन ग्रेविटेशन कांस्टेंट को यूज कर रहा है, डायमेंशन को, तो मैं उसको याद कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख के याद कर लिया। फिर मेरे को ये दिखता था यार टाइम कांस्टेंट वाला जो है ना, मेरे को हमेशा दिक्कत देता था कि इनमें से कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन टाइम के इक्वल होगा, तो मैंने उसको लिख के यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में आप इसको नहीं पढ़ते हो, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में आपको ही मिलता है, तो उस समय मैंने इसको डायरेक्टली लिख के याद कर लिया था। तो ऐसे चीज़ें आपको एंड में मिस्टेक कॉपी में ऐड कर लेना है। अगला एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो एनसीईआरटी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर मिला, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मिली, मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। अब ये सारे मान लो कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सिंपल लिखी हुई है कि चार्ज जो है स्केलर होता है, क्वांटाइज होता है, आपको पता है, लेकिन आपने क्योंकि लिख लिया है, तो कल को अगर आपको मान लो मन किया कि पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करता हूँ, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, एक जगह पे लिखा हुआ है। अब देखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैंने लिखा हुआ है, अगला टॉपिक ये भी एनसीईआरटी में दिया है, इसमें कुछ लाइन्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्लाउड्स गेट्स चार्ज बाय फ्रिक्शन, तो मेरे को पता है कि ये फ्रिक्शन से चार्ज होता है, तो कल को अगर स्टेटमेंट आएगा तो मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लाइन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इंड्यूस चार्ज जो है इंड्यूसिंग चार्ज से कभी भी ज़्यादा या ग्रेटर नहीं हो सकता है, ये इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है, और काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप जब भी किसी कंसेप्ट को लिख रहे हो ना, तो ट्राई करो कि जितना आप डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू उसको खत्म कर पाओ उतना करो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, केसेस ऑफ एसएचएम का आपको क्वेश्चन मिला होगा, जब आपने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा या फिर टीचर ने कराया होगा कि इनमें से कौन सा जो केस है वो एसएचएम का केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो मैंने देखा कि 2 केस ऑलमोस्ट कॉमनली मुझे मिल रहे हैं, एक जिसमें एक चार्ज को सेंटर से लेफ्ट या राइट हिला देते थे, पूछते थे कि बताओ ये एसएचएम दिखाएगा नहीं दिखाएगा, वो मैंने केस यहाँ लिख लिया है कि 2 चार्ज के बीच एक चार्ज रखा हुआ है, उसको अगर हम लोग सेंटर से इधर उधर करेंगे तो एसएचएम का केस है, और अगर उसको हम लोग एक्सिस से ऊपर वर्टिकली ऊपर ले जाते हैं तो भी वो
एसएचएम का ही केस होता है, मैंने वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो चार्ज जो है ऑपोजिट है, तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने लिखा, मैंने सेंटेंस नहीं लिखा कि दो चार्ज के बीच अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज रखा होगा उसको वर्टिकल एक्सिस में ऊपर ले जाएंगे तो भी वो एसएचएम ही दिखाएगा। तो मैंने बस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे लिख दिया कि केसेस ऑफ एसएचएम है ये। तो ये मैंने किसी टीचर ने नहीं लिखा है, ये मैंने मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद ऐड किया। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाता हूँ कूलम्ब्स लॉ मैंने लिखा हुआ है, देखो मैंने कितना सिंपल चीज लिखा हुआ है कि जब भी आप फोर्स निकालोगे इस फॉर्मुला के यूज से तो आप चार्ज के साइन को यूज नहीं करोगे, लेकिन सेम चीज जब मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करूंगा, अगले पेज पे दिखाऊंगा मैं आपको, वहां पे मैंने अलग चीज लिखा हुआ है कि वहाँ पे आपको साइन रख के यूज़ करना है। तो इस तरीके से, क्योंकि हो सकता है मैं कभी कंफ्यूज हो गया हूँ या फिर मेरे को कुछ भी दिमाग में आया हो, कोई भी मिस्टेक या कोई कंफ्यूजन, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया ताकि अगली बार मैं कंफ्यूज ना हो, उसको मैंने हाईलाइट भी कर लिया। अब ये फॉर्मुला से मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हो सकता है मेरा कल को कोई क्वेश्चन गलत करने से बचा ले। अच्छा, वेक्टर का फॉर्मुला बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने डायरेक्टली ये फॉर्मुला लिखा होगा, ये फॉर्मुला नहीं पता होगा। कल को अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है सिंपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्मुला ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली मेंशन है। कैसे निकलता है मुझे पता है, मैंने डेरिवेशन देख के पढ़ के समझ लिया था, मैंने बस फॉर्मुला मेंशन किया यहाँ पे, और उसके लिए एग्जैक्ट जो फिगर मेरे को पता होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। R12 वेक्टर का क्या मतलब है, F21 वेक्टर का क्या मतलब है, ये सब मेरे को यहाँ पे पता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बैक ऑफ द माइंड, ये आपको लिखना नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे और क्या क्या, देखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का केस होता है, फॉर्मुला लिखा हुआ है, किस तरीके से सॉल्व करना लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन इंक्लूड करता था। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे बोलते थे कि नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताओ, वो बोल देंगे कि ऐसा कोई केस है, या फिर ऐसा एक स्क्वायर दे देंगे जिसके हर एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे भी एक चार्ज कैपिटल क्यू है, बोलेंगे कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो इनके टर्म्स में बताओ। मैं क्या गलती करता था, मैं इसी सेंटर पे इक्विलिब्रियम बैलेंस कर लेता था, ठीक है, इक्विलिब्रियम इसका सॉल्व कर लेता कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा अगर इक्विलिब्रियम पे, तो मैं यहाँ सॉल्व करता था। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका क्यू और क्यू कट जाएगा और आपका कभी आंसर आएगा ही नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऐसे केस में आपको हमेशा कॉर्नर वाले चार्ज पे इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, ठीक है, मतलब किसी कॉर्नर पे चार्ज पे लो, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम पे ही होगा। तो आप इस चार्ज के लिए भी अगर इक्विलिब्रियम फाइंड करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा केस है तो भी मैं इस कॉर्नर वाले पे निकालूंगा, या तो इस पे या फिर इस पे, लेकिन सेंटर पे मैं इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं करूंगा। ये चीज मैंने मेंशन कर लिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ऐसे आप क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हो इसमें, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं किया, बस क्या करना है वैसे क्वेश्चन में वो इंक्लूड कर लेना है। जैसे फिर एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद मेरे को ये मिला था कि डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन अगर आए तो आपको याद रखना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, लेकिन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप डिफ्लेक्शन को डायरेक्टली चार्ज के प्रोपोर्शनल लेके निकालोगे। तो ऐसे पॉइंट देखो, मैंने ये चीज पढ़ा, दिमाग में क्लियर है, एक क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, लिख दिया मैंने, ये आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है मॉड्यूल्स में, मैंने देखो सिर्फ डायग्राम के थ्रू लिख दिया है, कुछ मेंशन नहीं किया मैंने कि ये क्वेश्चन है नहीं है, मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन दिखता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो ईसी के इक्वल है, लेकिन ईबी जो है वो दोनों से ही कम है, ठीक है। क्या रीजन है आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसको लिख लेना है। तो आपने देखा कि मैंने थ्योरी इंक्लूड कर लिया है, मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करी है, मैंने डायग्राम्स के थ्रू, जैसे एसएचएम का केस दिखाया मैंने, ग्राफ्स के थ्रू, जहां पे भी ग्राफ पॉसिबल है वहां ग्राफ बनाया है। इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि बताओ जो ई मैक्स है वो कहाँ पे होगा, तो प्लस माइनस r/√2 पे मैक्स होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मुला मैं भूलता था, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मुला है, 3 कहाँ, क्यूब कहाँ है, 3/2 कहाँ है, मैं भूलता था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ग्राफ बना दिया कि कल को क्या पता इस पे ग्राफ पूछ लें। अब ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है शायद, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा क्वेश्चन लगा, और फिजिक्स में क्या ही आउट ऑफ एनसीईआरटी, अगर आप उसको डेराइव कर सकते हो उसी सेम कंसेप्ट से तो आपको लिखना है, तो मैंने इसको लिख लिया है। फिर आगे चलते हैं, देखो मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि ये क्लियर हो जाए कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीज़ें लिखना होता है और क्या क्या लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स में पूरा सेंटेंस लिख रहे हो आप, जितने कम वर्ड्स में, चाहे वो डायग्राम से आप समझा दो या जितने कम वर्ड्स में समझा पाओ वो समझाओ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पता रहता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि अगर डाइपोल रखा हुआ है गॉसियन सरफेस के अंदर तो उसका फ्लक्स 0 होगा। तो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा है, मैंने लिखा कि यार देखो डाइपोल है, एक गॉसियन सरफेस बनाया, फ्लक्स 0 है, खत्म, सेम चीज़ समझा रहा है, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन देखता था जिसमें क्या कहते थे कि एक चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, मुझे फ्लक्स बता दो क्यूब के थ्रू, उसका तो आंसर Q/8 एप्सिलॉन नॉट होता है, वो सबको पता है। एक क्वेश्चन मिला था जहाँ पे बोल रहे थे कि क्यूब के थ्रू मत बताओ, चार्ज तो कॉर्नर पे रखा हुआ है, लेकिन उस क्यूब के एक फेस के थ्रू बताओ। तो जब एक फेस के थ्रू पूछेंगे या एक शेडेड रीजन के थ्रू, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पूछेंगे, तो उस केस में क्योंकि ये जो फेस है वो सिर्फ 3, अब ये नहीं बताऊंगा कैसे यहाँ पे 3 आया, लेकिन इसका आंसर Q/24 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने मेंशन कर ली क्योंकि मुझे लगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट तो सबको याद रहता है। फिर ये मेरे को एक मिला था कहीं पे किसी मॉड्यूल में, लिख दिया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने लिख दिया था। अब देखो इतने शॉर्ट स्पेस में मैंने 3 फॉर्मुला लिखे हुए हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग थिन प्लेन शीट के लिए, कंडक्टिंग थिन मेटल शीट के लिए। अब देखो वर्ड्स देखना, मैंने ये भी लिखा कि नॉन कंडक्टिंग पूछेंगे तो भी यूज होगा, थिन प्लेन शीट बोलेंगे तो भी यूज होगा, कंडक्टिंग बोलेंगे तो यूज होगा, थिन मेटल शीट बोलेंगे तो भी यही फॉर्मुला यूज होगा। और इस फॉर्मुला के लिए ग्राफ भी मैंने बना दिया है, जहां कि आपको दिख रहा है कि ई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो चाहे इस क्वेश्चन पूछ दे कि यार अगर कंडक्टिंग शीट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो एक्स पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, उसके लिए ग्राफ कौन सा होगा, तो ग्राफ ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब देखो मैंने अपने मिस्टेक्स में क्या क्या लिखा है, मिस्टेक में लिखा है कुछ भी अगर ना बोला हो, सिर्फ शीट बोला हो तो आपको उसको नॉन कंडक्टिंग शीट लेना है। अब ये बताओ किसी टीचर ने नहीं लिखवाया,
ये जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया मेरे को कंफ्यूजन हुआ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, फिर मेरे को दिखा कि अच्छा ये फॉलो हो रहा है, जब कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो फिर नॉन कंडक्टिंग शीट वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें मेंशन करनी है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी कोई फॉर्मूला डेराइव हो रहा है, उसका बेसिक फॉर्मूला डेराइव हो रहा है, वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है ताकि आपको पता चले कि एक्स जो है इस केस में जो डाइपोल आप निकालते हो एक्सियल और इक्वेटोरियल में, वहाँ पे एक्स आप लेते कहाँ से हो, एक किसी एंड वाले चार्ज से लेते हो या फिर उन चार्ज के सेंटर वाले पॉइंट से लेते हो, तो सेंटर से लेते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सीधे डायग्राम बना के दे देंगे और आप कंफ्यूज हो गए यार एक्स ले कौन सा, 12 लेंथ दे देंगे और आपको यहाँ से लेंथ दे देंगे, तो आपको इसका आधा करना होगा और फिर यहाँ से एक्स लेना होगा आपको, तब जाके आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू वहाँ पे मेंशन कर देनी है। सीख तो लेना है आपको नोट्स में, डिटेल लेक्चर में, पर मेंशन जब आप करोगे तो आप एकदम बिना कुछ लिखे डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू आप वहाँ पे मेंशन करोगे। और जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे कि देखो अब आप एक्सियल और इक्वेटोरियल में मेनली आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, लेकिन ये आता कहाँ से है, तो मैंने देखो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसका केस भी है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको एक केस दिखता है जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ना कि ये दोनों। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना जो शॉर्ट नोट्स है वो बनाना है। जैसे कि मैं कह रहा था कि कुलाम्स लॉ में मैंने लिखा हुआ है Q1 Q2 का साइन नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको साइन रखना है। ठीक है, देखो ये चीज़ मैंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पे रखो, और ये बार मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। जब भी मैं पढ़ूंगा मेरे को लगेगा कि यार मेरे को कोई डांट के पढ़ा रहा है, तो मुझे ये चीज़ याद आएगी। देखो इसके ऊपर जस्ट मैंने एक छोटा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो कंसेंट्रिक स्फीयर मिलेगा, लीनियर चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, डाइपोल के लिए ऐसा दिखता है। सब चीज़ मैंने एकदम शॉर्ट में लिख दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है और एक टॉपिक मेरा इतने छोटे जगह में कवर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है क्योंकि मैं भूल जाता था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हो और डेल्टा भी पूछा हो तो उसमें सबसे पहले dx dy dz लेके उसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर जो आएगा उसमें आप वैल्यूज पुट करते हो। मैं भूल जाता था, कंफ्यूज हो जाता था कि कैसे करना है, तो मैंने इसको मेंशन कर लिया यहाँ पे। तो बहुत रेयरली जो क्वेश्चन आप एकदम ही लगता है कि यार मैं बार बार गलत कर देता हूँ, वही आपको इसमें डालना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला समझा दिया मैंने, थ्योरी समझा दिया। मिस्टेक्स मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ देखो किस तरीके से मैंने मेंशन किया है, पहले कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखा है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमेशा एक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व होता है, जैसे कि एम्पियर सर्किट लॉ का क्वेश्चन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व होता है, तो मैंने देखो वहाँ पे आराम से लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको करना है ताकि आप आंसर निकाल पाओ। ठीक है, उसके बाद कब यूजफुल है ये पक्का मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मिला होगा। मैंने ये सारे पॉइंट्स देखो ब्लैक में लिख लिया है। पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके नीट 26 का पूरा जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम पे एकदम प्रिंटेबल क्वालिटी में डाल दिया, आप प्रिंट करा लो। ठीक है, 80 पेज के आसपास है पूरी फिजिक्स। ठीक है, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपने कितना ही अच्छा नोट बनाया हो, क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम देके बनाया है। मैंने एलन भी सॉल्व किया था, आकाश भी सॉल्व किया था, तो इसमें आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि शायद आपने नहीं लिखा हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक सोर्स किया है, मैंने 2-3 सोर्स अलग अलग ईयर्स में किए थे, तो मेरे को कुछ पॉइंट्स मिल गए थे एक्स्ट्रा, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टेक्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया, मान लो मेरे को ये क्वेश्चन दिखता था एग्जाम में, दिखता था कि एक पॉलीगन दे दिया है और बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ। टाइम लगता होगा सॉल्व करने में, एक्जैक्टली तो याद नहीं क्या दिक्कत थी, तो मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लिया। कहीं से मेरे को मिला होगा, सर्च किया होगा, सर्च करके निकाला है मैंने। ऐसा नहीं कि मेरे सामने किसी ने रख दिया कि यार ये गलती है तो ये ले लो। ठीक है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो फिर इसके लिए जब मैंने सर्च किया तो मेरे को फॉर्मूला मिल गया, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, कि जब भी आपको पॉलीगन दिया हो, n आप पता करो बस, ट्राइंगल है तो n3 है, स्क्वायर है तो n4 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन लिखा मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल सर्कल लूप, वो 0 होगा, लेकिन हमेशा 0 नहीं होगा। ये नहीं कि सर्कल देखा 0 मार दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो करंट पासिंग जो देख रहे हो, जो करंट पासिंग हुआ है वो एकदम सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ये सिमेट्रिकल है, ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे तो 0 होगा। लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर वाला हाफ जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा किसी तरीके से, और नीचे वाले में कम बनेगा, तो इसलिए ये 0 तो पक्का नहीं होगा। इतनी चीज़ मैंने इस लाइन के थ्रू लिख दी और एक एग्जाम्पल देकर समझा दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डिफ्लेक्ट करता है चार्ज को। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी। पक्का ये स्टेटमेंट में कहीं आपको दिख सकता है क्वेश्चन, या मुझे भी दिखा होगा तभी मैंने इसको लिखा है। इस तरीके से आप चीज़ों को अपने जो मिस्टेक्स है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे मिस्टेक्स हैं जो मैंने टेस्ट में किया, मॉड्यूल में किया, तब मैंने इसको ऐड किया। तो शॉर्ट नोट्स आपका कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, और ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं 2 पेज 3 पेज में आपका चैप्टर खत्म है और इस डिटेल में कवर है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब कुछ है जो कि पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके फ्यूचर के। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों के जिनको टाइम की इशू होती है। ऑब्वियसली अगर आप 0 से, मैं भी अगर 0 से कर रहा होता, 1 साल में मेरे पास टाइम होता, मेरे को सिलेक्ट होना होता, तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाने पे इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें आपको ये डरना नहीं कि यार शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट जो मैंने मेंशन किया
ऑलमोस्ट 95% आपके नोट्स में भी लिखे होंगे, बस आपको उसको सही तरीके से अरेंज करना है ताकि आप उसको शॉर्ट नोट की तरह यूज कर पाओ। आपको करना क्या है, जब आप जो 3 मैंने प्रोसेस बताया था जहाँ पे आप मॉड्यूल तक सॉल्व कर लेते हो, आपको मिस्टेक्स पता चल जाती है, फिर आपको जाना है अपने नोट्स को ही, प्रॉपर नोट्स को ही हाईलाइट कर लेना है कि अच्छा ये जो पॉइंट्स है ना बार बार यूज हुए, मैंने ये पॉइंट गलत किया, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, मैंने इस पॉइंट में ये गलती करी थी, ऊपर ऐड कर लिया, मैंने स्टिकी नोट्स लगा के मैंने कुछ लिख लिया जो मेरे को लगता है, अपने सारे फॉर्मुलास को, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास को हाईलाइट कर लिए, अपने कंसेप्ट्स को हाईलाइट कर लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपने नोट्स में जो भी आप नोट्स बनाते हो, चैप्टर खत्म होने के बाद 2 पेज छोड़ दो जहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करोगे जो कि आपने टेस्ट में गलती करी वो ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल में कोई मिस्टेक कर दिया, मॉड्यूल में कोई नया क्वेश्चन मिला जो कि सर ने डिस्कस नहीं किया था, वो आप ऐड कर लो। इस तरीके से वो आपका एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, इसलिए आपको लंबा लग सकता है। अब उसका भी एक सॉल्यूशन है, अगर आप अब जो चैप्टर्स कर रहे हो उसमें आप ये कर सकते हो कि थ्योरी कॉपी क्वेश्चन कॉपी को अलग कर लो। इसको डिटेल में मैंने ऑर्गेनिक वाली वीडियो, इससे जस्ट पहले जो केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी वीडियो है वो देखना, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हो। वहाँ पर मैंने एक्जैक्ट समझाया कि कैसे ऑर्गेनिक के लिए थ्योरी कॉपी क्वेश्चन कॉपी को अलग करते हैं। सेम फिजिक्स फिजिकल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस जब आप करोगे तो ये ध्यान देना है कि थ्योरी कॉपी में आप सारी थ्योरी लिखते हो, क्वेश्चन कॉपी में उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज लिखते जाते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, तो थ्योरी कॉपी आपकी छोटी बनती है, कम पेजेस में कवर हो जाता है, तो आपको एक जो दिक्कत होता है कि भैया 60 पेज का एक चैप्टर है, वो नहीं होगा। ऑल्सो जब आप नोट्स लिख रहे हो तो ट्राई करो कि एक पेज में ऐसे एक लाइन बना लो और उसको हाफ स्प्लिट करके तब लिखो, तो उससे क्या होगा, आपको कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी। और मैंने जब अपना पहला प्रॉपर नोट्स बनाया था वो भी इस तरीके से बनाया था, उसके बाद मैंने उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया, तो एक और लाइन यहाँ पे डाल दिया था, वो मेरा शॉर्ट नोट बन गया था फिर, ठीक है। ऑल्सो बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करना है। आप क्या कर सकते हो, 1 पेज नोट्स बना सकते हो। कहाँ पे 1 पेज नोट्स बना सकते हो, वैसे टॉपिक जो कि आपको दिक्कत देती है, बहुत हाई वेटेज है, जहाँ पे आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फंजाई का दिखाता हूँ, मैंने फंजाई का बनाया था विपिन सर से पढ़ने के बाद, और ये मैंने बना लिया था। तो अब मेरे को फंजाई रिवाइज करना है, एक पेज खोला, मेरा पूरा फंजाई रिवाइज हो गया। ऐसा ही मैंने प्लांट ग्रोथ वाले हार्मोन्स के लिए बनाया था, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जितने भी है आपके, उनके लिए मैंने बनाया था। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बनाया था। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए जो कि आपको बार बार रिवाइज करना है, भूल जाते हो, वोलेटाइल है काफ़ी, है ना, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी जगह आते हैं, इनऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक में आता है, उसके लिए बना सकते हो, ट्रेंड्स के लिए बना सकते हो। तो ऐसे चीज़ों के लिए बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप 1 पेज नोट्स बना सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड नहीं। तो होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया कि शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाया था, उसको यूज़ कैसे करना है और किस माइंडसेट से मैंने वहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। और देखो मैं आज तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, इस तरीके से मैंने उसको लिखा सिर्फ नहीं है, मैंने उसको बार बार रिवाइज किया, ठीक है। तो आपको लिखने के बाद रिवाइज करते चलना है, तभी शॉर्ट नोट्स का फायदा होगा। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।